बलोची ज़बान में रेतली मिट्टी को कहते हैं और डक पहाड़ को। लिहाजा रेकोडिक रेतले पहाड़ों का इलाका है। यह इलाका बलूचिस्तान के ज़िला चागी का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान की सरहद इससे 30 किलोमीटर जबकि ईरान का तफ्तान बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर है। नोकंडी रेकोडिक का सबसे बड़ा कस्बा है जिसमें 20,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये पूरा इलाका लकोदक सहरा है। दूर दूर तक रेत और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। दरमियान में कहीं कहीं खुश्क सियाह पहाड़ हैं। साल 2 साल बाद हल्की बारिश होती है तो थोड़ी बहुत घास और झाड़ियाँ उग जाती हैं, और अगर किसी साल कुदरत मेहरबानी ना करे तो ज़मीन इनसे भी महरूम रहती है। लेकिन अब अल्लाह की तकसीम देखिए। इस बियाबान लकोदक और दूर उफ्तादा ज़मीन में तांबे और सोने के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत ने अभी रेकोडिक का सिर्फ 160 मुरबा किलोमीटर का रकबा सोना और तांबा दरियाफ्त करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बैरक के हवाले किया है। इस कंपनी के अंदाजे के मुताबिक ये लोग शुरू में 40 साल और बाद अज़द मज़ीद 30 बरस तक तांबा और सोना निकाल सकते हैं। तांबे के ये ज़खायर हमें दुनिया के 10 बड़े तांबा प्रोड्यूस करने वाले ममालिक और सोने के ज़खायर के 14 बड़े ममालिक में शामिल कर देंगे इंशाअल्लाह। रेकोडी के ज़खायर हमें तांबा और सोना प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना सकते हैं और हम अगला सऊदी अरब हो सकते हैं। मुझे हफ्ते का दिन रेकोडिक में गुजारने का मौका मिला। ये एक दिलचस्प और मुख्तलिफ तजर्बा था। रेकोडिक दूर अफ्तादा इलाका है। इस तक आम ज़राए से पहुंचना मुश्किल है। हम पहले चार्टर्ड फ़्लाइट से कराची पहुंचे। हमारी वहां बैरक के सीईओ और सदर मार्क प्रेस्टो और उसकी टीम से मुलाकात हुई। मार्क साउथ अफ्रीका के टाउन ईस्ट कोट में पैदा हुआ। पेशे के लिहाज से जियोलॉजिस्ट है। जवानी में उसने रेंट गोल्ड कंपनी ज्वाइन कर ली और तेज़ी से तरक्की करता हुआ कंपनी के एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट का सरबराह बन गया। 1995 में उसने रेंट गोल्ड रिसोर्सेज के नाम से अपनी कंपनी बनाई। ये कंपनी इतनी कामयाब हो गई कि उसने 2018 में सोना और तांबा दरियाफ्त करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बैरक खरीद ली और यूं ये उसका सदर और सीईओ बन गया। बैरक इस वक्त अर्जेंटाइन, कनाडा, चिली, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, माली, पापुआ न्यू गिनी, सऊदी अरब, तंजानिया, अमेरिका और ज़ाम्बिया में काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर टोरंटो में है। 2023 में कंपनी ने दुनिया को 40 लाख औंस खरा सोना और 40 करोड़ 20 लाख पाउंड तांबा दिया। कंपनी के पास सोने के 7 करोड़ 70 लाख औंस ज़खायर हैं, जबकि बैरक के असासों की वैल्यू 46 बिलियन डॉलर है। मार्क ने खाने की मेज़ पर बताया, हम रेकोडिक से 40 साल में 6 अरब टन तांबा और 4 करोड़ 15 लाख औंस सोना निकाल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। हुकूमत ने बैरक के साथ बहुत अच्छा मुआहदा किया। कंपनी रेकोडिक के 160 मुरबा किलोमीटर की आमदनी की 50% रकम की मालिक होगी, जबकि 25% हिस्सा बलूचिस्तान को मिलेगा और बाकी 25% वफाक के हिस्से आएगा। साइट पर तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत का एक पैसा खर्च नहीं होगा। बैरक कंपनी इसके साथ साथ मुकामी आबादी की फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी भी उठाएगी। ये मुआहदा अच्छा भी है और पाकिस्तान के लिए मुफीद भी। मार्क डिनर के दौरान बलूचिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा था। उसका कहना था, इलाका खूबसूरत है और कुदरत ने इसे नवाज भी रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने आज तक इन वसाइल से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। उसका कहना था, हम सरदस्त इलाके में कैंप साइट और दूसरी सहूलतों का बंदोबस्त कर रहे हैं। ड्रिलिंग 2028 में शुरू होगी और इसके बाद पाकिस्तानी ख़जाने में डॉलर्स आने लगेंगे। हम रेकोडिक में 40 साल काम करेंगे। ये मुद्दत मज़ीद 30-40 साल बढ़ सकती है। मैंने उसे बताया मैं साउथ अफ्रीका विज़िट कर चुका हूँ। वो इसके बाद अपने किस्से ईस्ट कोट और वहाँ मौजूद इंडियन आबादी के बारे में बताने लगा। ईस्ट कोट की 21% आबादी इंडियंस पर मुश्तमिल है। ये लोग क्या में पाकिस्तान से 50 साल कबल साउथ अफ्रीका चले गए थे। मार्क का बचपन और जवानी इनके साथ गुजरी थी। वो उनके खानों और रवायात की दिलचस्प किस्से सुनाता रहा। हम अगले दिन चार्टर्ड फ्लाइट पर रेकोडिक रवाना हो गए। बैरक कंपनी ने साइट के करीब अपना रनवे और आरजी एयरपोर्ट बना लिया है। इसकी सिक्योरिटी पाक फौज के पास है। कंपनी की गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं और इनके आगे और पीछे फौज की गाड़ियां और चैम्बर्स चलते हैं। एयरपोर्ट के दाएं बाएं दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं। ताहम दाईं जानब स्याह रंग का एक बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। लोकल लोग इसे कोहे दलील कहते हैं। कैंप एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव पर है। सड़क कच्ची है और ये भी कंपनी ने बनाई है। कैंप कंटेनर होम्स पर मुश्तमिल है, ताहम इसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वॉलीबॉल ग्राउंड, कैंटीन, टक शॉप और इंटरनेट तक दस्तयाब है। कंपनी ने पानी बड़ी गहराई से निकाला। सोलर पैनल और हैवी डीजल जनरेटर के जरिए बिजली का बंदोबस्त भी कर दिया। कैंप में 650 लोग रिहाइश पजीर हैं।
जिनमें से 80% मुकामी हैं। पैरक के गैर मुल्की माहिरीन इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मार्क भी हमारे साथ था। उसका कहना था हम 25,000 लोगों को हायर करेंगे, जिनमें से 80% इसी इलाके से होंगे। इससे मुकामी आबादी को रोज़गार मिलेगा और उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी। कैंप में ख़वातीन भी थीं। ये तमाम मुकामी और पढ़ी लिखी थीं। कंपनी इनमें से आधी ख़वातीन को ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप पर यूरोप भिजवा रही थी। ख़वातीन इस पर बहुत खुश थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उनका जहाज़ और हेलीकॉप्टर दोनों पैरक के रनवे पर उतरे। हम कैंप से बाद अज़ां नोकंडी गए। हेलीकॉप्टर के जरिए इसका फासला 20 मिनट जबकि बाई रोड 1 घंटा है। नोकंडी कोयटा तफ्तान रोड पर गुरबत का हमारा छोटा सा कस्बा है। खजूरें, गंदम और ज़ीरा मुकामी आबादी का कारोबार है, लेकिन यह कारोबार उनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है। अफ़गानिस्तान और ईरान ज़्यादा दूर नहीं, चुनांचे स्मगलिंग इनका बड़ा रोज़गार है। फ़ौज ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। ये लोग इस पर शाकी हैं। उनका कहना है हुकूमत अगर हमारी स्मगलिंग भी बंद कर देगी तो फिर हम खाएंगे क्या। ये लोग स्मगलिंग को स्मगलिंग नहीं समझते, कारोबार समझते हैं और बचपन से इस काम में जुट जाते हैं। मुझे मुकामी सरदारों के साथ चंद घंटे गुजारने का मौका मिला। उनकी बातों में जान थी। उनका कहना था हम 70 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं। कोयटा हमसे 10 घंटे दूर है। इलाका वीरान और लकोदक है। बकरियों के लिए घास तक मौजूद नहीं, बारिश होती नहीं और गर्मियों में खौफनाक गर्मी पड़ती है। चुनांचे आप खुद बताएं, हम कारोबार ना करें तो क्या करें। ये बलूचिस्तान हुकूमत से भी नाराज़ थे। ताहम ये बैरक कंपनी और मार्क की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इस तारीफ़ की 3 बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह, बैरक मुकामी लोगों को मुलाजमतें दे रही थी। दूसरा, कंपनी ने नोकंडी में हस्पताल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। हमें हस्पताल और इंस्टीट्यूट दोनों देखने का इत्तफाक हुआ। हस्पताल इंडस हॉस्पिटल की ब्रांच था, जबकि इंस्टीट्यूट हुनर फाउंडेशन चला रही थी। दोनों की फंडिंग बैरक ने की थी। और तीसरी वजह, कंपनी ने दोनों इदारों का इंतज़ाम मुकामी सरदारों की कमेटी के हवाले कर दिया था। कमेटी के सरबराह हाजी साहब थे। बैरक ने हाजी साहब की मंजूरी से नोकंडी में 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए। हाजी साहब और उनके साथी इस पर बहुत खुश थे। सरफराज बुगटी ने अस्पताल और हुनर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह भी किया और दौरा भी। हुनर इंस्टीट्यूट की बच्चियों ने वज़ीर आला को बताया हमारे इलाके में ज़नाना कॉलेज नहीं है। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर कॉलेज का ऐलान कर दिया, लेकिन सरफराज बुगटी के बाद हाजी साहब का दावा था कि इस किस्म के ऐलान पहले भी हो चुके हैं। कॉलेज माजी में भी नहीं बना और अब भी नहीं बनेगा। मैंने हाजी साहब को तसल्ली दी। मुझे यकीन है सरफराज बुगटी अपना वादा याद रखेंगे और अगर ये भूल गए तो हम उन्हें याद कराएंगे, और अगर फिर भी कॉलेज ना बने तो मैं मार्क ब्रेस्टो से कॉलेज बनवा दूंगा। हाजी साहब और उनके दोस्तों ने दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। ये लोग वाकई मुखलिस और सादा दिल थे। इनकी बच्चियों को पढ़ने का शौक़ भी था। अल्लाह करे नोकंडी में कॉलेज बन जाए और लड़कियां पढ़ लिख कर बैरक में काम कर सकें। रेकोडिक सोने की ज़मीन है। इसके नीचे खरबों डॉलर का सोना छुपा हुआ है, लेकिन ऊपर गुर्बत, बीमारी और नाराज़गी की फसलें लहलहा रही हैं। लोगों के शिकवे सिर्फ शिकवे नहीं हैं, इनमें हकीकत है। रियासत को देर से ही सही, लेकिन ख्याल तो आया, हम अगर माइनिंग में कामयाब हो जाते हैं और कल कोई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या कायदे इनकलाब रेकोडिक के रास्ते की रुकावट नहीं बनता तो इस इलाके का मुकद्दर बदल जाएगा। बलूचिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और वफाक को भी दर दर भीख नहीं मांगना पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इस्तेहकाम और बिजनेस अप्रोच चाहिए, और हमारी तारीख में इन दोनों की खौफनाक कमी है। हम मिन हैसुल कौम एंटी बिजनेस हैं, खुद कारोबार करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। हम मुल्क में इस्तेहकाम भी नहीं आने देते, अच्छी भली चलती गाड़ी को खोल कर बैठ जाते हैं। अल्लाह करे इस बार हमारा माजी हमारे रास्ते की रुकावट ना बने, और अगर ये हो गया तो यकीन करें मुल्क बदल जाएगा, वरना दूसरी सूरत में सोने की ये ज़मीन भी उसी तरह बारिश का इंतज़ार करती रह जाएगी और हम भी दर दर भीख मांगते रहेंगे।